हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग असेसमेंट के दो प्रकार पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी टेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, नेट के एग्जाम में पेपर फर्स्ट हो या बीएड में हो या बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, एमएड का हो, तो वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सामान्य रूप से टीचर्स को, जो टीचर बनना चाहते हैं उनको इन दोनों टाइप का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इनका नॉलेज होने की वजह से वो बहुत बढ़िया से अपने क्लास को मैनेज कर पाते हैं। तो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो इंटरव्यू में भी इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनने के लिए जा रहे होते हैं और एक शिक्षक को इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि वह अपनी क्लास को मैनेज कर सके। तो हिंदी हम नहीं बताएंगे इनका, इन दोनों को आप लोगों को सिर्फ अंग्रेजी में ही याद करना है, चाहे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं। आपको फॉर्मेटिव को फॉर्मेटिव और समेटिव को समेटिव के नाम से ही आपको याद रखना है। इतना इंग्लिश आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको लर्न करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के ये प्रकार हैं और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन की जो प्रक्रिया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, आप लोगों ने सुना होगा जिसको CCE कहते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसी के अंतर्गत दो इवैल्यूएशन की मेथड है, असेसमेंट की मेथड है, जिसको हम लोग CBSE बोर्ड की जो स्कूल्स हैं वहां पे यूज किया जाता है और हर तरह के क्लास में, चाहे वो हायर एजुकेशन की भी हो, उसमें भी इनका दोनों का उपयोग होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो इसके अंतर्गत ये जो दो प्रकार आए, FA और ऐसे, FA को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और ऐसे को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। यह आप जो नॉर्मल CBSE बोर्ड के स्कूल के बच्चे हैं, आप उनको पूछते होंगे जब उनकी परीक्षा होती होगी तो कहते हैं कि मेरा FA चल रहा है ना। तो आप लोगों ने इसको सुना होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या कि दोनों का नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, FA ऐसे। तो है क्या, यहाँ पे ये फॉर्मेटिव जो है इसको आप कैसे लर्न करेंगे, इसको आप इस तरीके से लर्न करेंगे कि जो S है वो बाद में आता है और F है जो वो पहले आता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो F है वो पहले आता है और S जो है वो बाद में आता है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों में कंफ्यूजन क्या है, दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट हैं। तो क्या है, एक जो है लगातार चलता रहता है, यह लगातार चलता रहता है और यह लास्ट में होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सीखने और अभ्यास में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए यह होता है और विद्यार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए यह होता है। उसके पहले आप यह देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिव में, क्या लिखा है हमने, क्या सीख रहे, रहे मतलब कॉन्टिन्यूअस है, आप क्या सीख रहे। तो दिन प्रतिदिन में लगातार एक विद्यार्थी अपने कक्षा में क्या सीख रहा होता है, कितना सीख रहा होता है, इसका आकलन करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग होता है। और जो समेटिव असेसमेंट है उसमें हमने लिखा है क्या सीखा। तो कैसे पता चलता है, जो लास्ट में परीक्षा होती है उसमें पता चलता है कि आपने क्या सीखा। अंतिम में जब परीक्षा होती है तो इससे पता चलता है कि आपने क्या सीखा लास्ट में। तो ये जो सम है, आप देख पा रहे होंगे, सम, समेटिव में सम है, सम का मतलब होता है योग। तो सम का मतलब क्या है, योग, अर्थात यह लास्ट में एग्जाम होता है, लास्ट में टोटल जिसको कहते हैं। तो टोटल कब होता है, इसको टर्मिनल एग्जाम भी कहते हैं। टर्मिनल एग्जाम क्या है, टर्मिनल एग्जाम का मतलब होता है एक सत्र की परीक्षा, एक टर्म की परीक्षा। टर्म मतलब सत्र, कैसा, जैसे सेमेस्टर की परीक्षा 6 महीने बाद होती है, वार्षिक परीक्षा जो एनुअल एग्जाम होते हैं वो साल भर बाद होते हैं। तो लास्ट में जो होती है, जिसको होने के बाद आपको डिग्री मिलती है या जिसको होने के बाद आपको मार्कशीट मिलती है और आप बता पाते हैं कि मेरा इतना % है, तो वह जो टर्म की, एक टर्म के खत्म होने के बाद जो परीक्षा होती है, एक सत्र के खत्म होने के बाद जो परीक्षा होती है, उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। यहां सम है, सम से आप याद रख सकते हैं कि सम मतलब टोटल, और टोटल कब होता है, अंतिम में होता है। तो अंतिम में इसकी परीक्षा होती है। और इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो पहले है एफ, एफ से मैंने क्या आपको बताया कि एफ पहले है, पहले आता है, यस बाद में आता है। तो यह से क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं कि यह जो है
पहले है तो पहले जो है वो लगातार चलता रहता है, तो ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मतलब पहले। अब देखिए इसकी परिभाषा जो है उसकी है सीखने और अभ्यास में विद्यार्थियों की सहायता करना। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या करता है, सीखने में और अभ्यास में। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक के तौर पर, अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के तौर पर जब आप क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं, या अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के तौर पर आप क्लास में जाते हैं तो शिक्षक किस तरीके के व्यवहार करता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, सीखने और अभ्यास में विद्यार्थियों की सहायता। एक शिक्षक जो होता है इस तरह का मूल्यांकन जब वो लगातार करता रहता है कि क्या बच्चा सीख रहा है, तो उसमें क्या करता है, कोई भी बच्चा कुछ गलत सीख रहा है तो उसको इंप्रूव करता है, उसमें सुधार करता है, उसमें वो सुधार करेगा। तो जब उसमें वो सुधार करेगा तो सीखने के अभ्यास में क्या करेगा, सहायता करेगा। उसको बताएगा कि बेटा बच्चे तुम एक काम करो, तुम इसको इस तरीके से लर्न न करके इस तरीके से लर्न करो, इस उत्तर को इस तरीके से न लिख के इस तरीके से लिखो। तो सुधार जो करता है वह फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यहां पर सुधार संभव नहीं है। यहां पे लास्ट में परफॉर्मेंस का, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में निष्पादन को क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस। लास्ट में परफॉर्मेंस का आकलन किया जाता है लास्ट में। इसमें सुधार का कोई चांस नहीं होता है, किसमें, समेटिव में, क्योंकि लास्ट में परीक्षा हो गई और परीक्षा होने के बाद पेपर पेंसिल से या आपको पेपर मिला, आपने आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग करने के बाद आपकी कॉपी क्लोज हो जाती है और उसके बाद उसको चेक करके आपका नंबर दे दिया जाता है। उसमें सुधार की संभावना नहीं होती है, वो आपको अंक जितने मिलने होते हैं मिल जाते हैं। आप नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टर्म में ही अपने अंदर उन चीजों को सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो लगातार चल रहा है, यह दिन प्रतिदिन या हर क्लास में चलता है। जैसे मान लीजिए आज किसी टीचर ने आपकी क्लास ली तो उसने एक आकलन किया, आपसे कोई कुछ पढ़ाया, कुछ आपसे पूछा, आप नहीं बता पाए तो आप उसको, टीचर क्या करता है, दोबारा रिपीट करता है, दोबारा सिखाने का प्रयास करता है। तो इसमें आपको सीखने में भी सहायता करता है, अभ्यास में भी सीखने में सहायता करता है, आप में चीजों को सुधारता है, जहां कमियां है उसको बताता है, उसको भरने का प्रयास करता है, आपकी कमियों को दूर करके आपके निष्पादन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी है, कब, क्यों और कैसे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, लगातार कोर्स के दौरान। यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, लगातार कोर्स के दौरान। कोर्स मान लीजिए चाहे 6 महीने का हो, सेमेस्टर हो, चाहे साल भर का हो, पूरे कोर्स के दौरान जो अध्यापक पढ़ाता है वह रोज भी उसका मूल्यांकन कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है, 1 महीने में कर सकता है। यह लगातार चलता रहता है और इससे बच्चों को इंप्रूव करता रहता है, उसकी उनकी गलतियों को दूर करता है, अच्छाइयों को प्रमोट करता है। तो लगातार ये चलता रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा है निदानात्मक। निदानात्मक का क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक। जैसे मान लीजिए कोई आंसर लिखने के लिए बच्चों को दिया टीचर ने और उन्होंने आंसर लिखा, तो आंसर लिखने में उन्होंने गलतियां करी, प्रस्तावना जैसा लिखना चाहिए नहीं लिखा, उसके बाद आप को जिस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग की जाती है उसमें कोई कमी लिखी, तो उन्होंने क्या किया, डायग्नोस किया कि यह पर्टिकुलर बच्चा आंसर राइटिंग में कमी कर रहा है, तो उसको डायग्नोस करेगा और फिर रिमेडियल देगा। रिमेडियल देने का क्या मतलब है, उसको सुधारात्मक उपचारात्मक निर्देश दिया जाएगा कि बच्चे तुम इस तरीके से चीजें कर लोगे तो तुम बेहतर कर सकते हो। तो यह लगातार कोर्स के दौरान चलता रहता है, ठीक है ना। और एक चीज इसमें आपको और ध्यान रखना है कि यह प्रोसेस है और यह प्रोडक्ट है। क्या मतलब है कहने का, कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है चूंकि वो लगातार चलते रहता है तो चलते रहने को प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस है, सुधार की प्रोसेस, उपचार की प्रोसेस, कमियों को बताने की प्रोसेस, तो यह प्रोसेस में आता है, प्रक्रिया में। अब इसमें आप देख रहे हो कि समेटिव असेसमेंट, जैसा कि मैंने बताया, सब मतलब योग, योग कब होता है, लास्ट में, अतः यह कोर्स के अंत में होता है। समेटिव असेसमेंट कोर्स के अंत में किया जाता है, जिसके बाद आपको मार्कशीट या डिग्री मिलती है उसके। चलिए क्यों किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्यों, कमियां पता करना और अधिगम में सुधार। आपको पहले ही मैं बता रहा हूं कि क्यों किया जाता है क्लास में, ताकि बच्चे को मौखिक रूप से, जैसे कुछ पढ़ाया, पूछ दिया, बच्चा ठीक तरीके से नहीं बता पाया, तो यह पता चला ना कि उसके अंदर क्या कमी है, वह नहीं बता पा रहा, क्यों नहीं बता पा रहा, क्यों समझ में उसको नहीं आ रहा है। इस तरीके से कमियां पता करना, और कमियां पता करने के बाद आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप अपने विधियों में चेंज करेंगे, पढ़ाने की विधियों में परिवर्तित करके, जो बच्चा उसको है कि सर इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आया, इस तरीके से समझा दीजिए, या पीछे बैठ रहा हूं इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके अधिगम को सुधार करने के लिए नई रणनीति बनाएंगे, नया तरीका लेके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह क्यों किया जाता है, विद्यार्थी के ज्ञान कौशल का सबूत इकट्ठा करना। कैसे,
विद्यार्थी जैसे मान लो जो लास्ट में जो एग्जाम होता है, तो लास्ट में एग्जाम का मतलब क्या होता है, यही कि कौन कितना परसेंटेज लाता है, किसकी लिखने की शैली अच्छी है, किसकी प्रेजेंटेशन की शैली अच्छी है, कौन बढ़िया से ज्यादा नंबर ला सकता है, किसकी समझ कितनी है। तो जो परफॉर्मेंस है विद्यार्थी का, जो नॉलेज है, कितना नॉलेज उसने गेन किया, उसकी समझ सब्जेक्ट के प्रति कितनी हुई, कितना स्किल है उसको, प्रेजेंटेशन की स्किल कितनी अच्छी है, बातों को बता पाने की कॉपी में या मौखिक रूप से वाइवा हो रहा है तो उसको बता पाने की कितनी अच्छी उसकी स्किल है। इन सब का सबूत इकट्ठा किया जाता है, उसके बेस पे पता चलता है कि कौन टॉप कर रहा है, कौन नहीं किया, कौन फेल किया, बच्चों के बारे में सबूत पता चलता है। फिर उसके बाद कैसे किया जाता है, जो रोज परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर रोज तो टेस्ट इस तरीके से टीचर ले नहीं सकता है, वो क्या करेगा, मौखिक परीक्षा लेगा। मौखिक क्या, कुछ पढ़ा रहा है, किसी पर्टिकुलर बच्चे को खड़ा करके पूछ दिया कि तुम बताओ, तो मौखिक होगी। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन करने को दे दिया, ग्रुप डिस्कशन में पता चलेगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर 4 लोगों को किसी ग्रुप में चर्चा करने को दे दिया गया तो जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वह उस हिसाब से उत्तर देगा और टीचर वाच करेगा जिसके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर है, तो समूह कार्य दिया जाता है। उसके बाद क्विज दे दिया गया, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कुछ दिया गया 10-15 क्वेश्चन का, ऑब्जेक्ट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस अगर हैं 10-15 क्वेश्चन का क्विज दे दिया गया, तो क्विज देने के बाद पता चलेगा ना कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। अभिनय कराया जा सकता है, प्रोजेक्ट बनाने को दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट बनाने से ही पता चलता है कि किसकी समझ कितनी है। बहुत सारे बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि इसमें करना क्या है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उसको अच्छे से कर लेता है। असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। और एक चीज और इसमें है कि यह कैसे किया जाता है, यह क्युमुलेटिव संचयी आकलन को क्या कहते हैं, कुमुलेटिव असेसमेंट। कुमुलेटिव का क्या मतलब होता है, कुमुलेटिव का मतलब होता है जैसे गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे हम लोग क्या करते हैं, एक बार अगर फूंक के हवा भर देते हैं तो वह हवा वापस नहीं लौटती है, दोबारा उसमें भरते हैं तो उसमें इकट्ठा होती चली जाती है। उसी तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो रोज या साप्ताहिक या मंथली जो असेसमेंट किए गए हैं तो उनको इकट्ठा करके भी इसमें यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संचयी आकलन इसमें होता है। इसमें मौखिक परीक्षा हुई, एमसीक्यू हुए और आपके अभिनव, समूह कार्य, परियोजना, असाइनमेंट का उपयोग करके किया गया। इसमें कैसे किया जाएगा, संचयी आकलन किया गया, जो इसमें टेस्ट हुए उसका उपयोग किया गया। आप लोगों ने देखा होगा जो असाइनमेंट में नंबर होते हैं वो लास्ट में जुड़ते हैं, वही यहाँ पर मतलब है क्या, संचयी आकलन। जो आपने मंथली टेस्ट दिया है वो लास्ट के एग्जाम में आपके जुड़ गया, तो कैसे किया गया, संचयी आकलन कर दिया गया, किसका, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। उसके बाद पेन पेपर टेस्ट। पेन पेपर टेस्ट का क्या मतलब है, जो आपको पेपर दे दिया जाता है, कॉपी दी जाती है और आप उसमें आंसर राइटिंग करते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी में जाके चेक होता है, तो उसे कहते हैं पेन पेपर टेस्ट। एमसीक्यू भी हो सकते हैं उसमें, पेन पेपर टेस्ट के साथ साथ उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। उसके बाद 60 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के पेपर में आता है तो 60 लॉन्ग क्वेश्चन की सहायता से आप उसे लिखते हैं और उसके बाद उसमें पता चलता है कि आपने कितना नॉलेज आपने ग्रहण किया है, कितना आपके अंदर स्किल आई है और आपकी क्या क्षमता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इन सब का आकलन पता चलता है। उसके बारे में सबूत इकट्ठा किया जाता है। और एक चीज ये है कि मैंने बताया कि यह प्रोसेस है क्योंकि यह चलता रहता है, जैसा कि क्या सीख रहे हो, कंटिन्यूअस जो सीखते रहते हैं, अतः यह प्रोसेस है, यह प्रक्रिया है, यह प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आपने कितना सीखा, आउटपुट निकल के आता है कि देखो ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मैंने इतने परसेंट पाए हैं, तो इससे पता चला मैंने विज्ञान में इतना सीखा है, 50% आया है, गणित में मैं 80% लाया हूं तो इतना सीखा हूं, हिंदी में मैं इतना परसेंट लाया हूं इतना सीखा हूं, और रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि आपने क्या सीखा है, अतः यह प्रोडक्ट है। जैसे उसके बाद एक चीज और कि यह जो है यह स्टूडेंट और टीचर्स के बीच की प्रक्रिया है। प्रक्रिया तो है लेकिन स्टूडेंट टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसे होता है, स्टूडेंट टीचर कुछ क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट बताता है, उसमें गलती होती है, टीचर उसको सुधारता है, दोबारा क्वेश्चन करता है, तो स्टूडेंट टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सारा कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड है। उसने पेन पेपर से टेस्ट दे के भेज दिया, उसके बाद टीचर उसको चेक करेगा, उसके बाद उसको रिपोर्ट कार्ड देगा कि आपकी स्किल में, आपके कौशल में, आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में क्या आपने सीखा है, आपके निष्पादन का आकलन किया जाएगा कि यह आपकी परफॉर्मेंस, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, यह आपकी परफॉर्मेंस रही। इतना ही जितना है मैंने चीजें बताई है, अगर इतना भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो जितने भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन के एप्लीकेटिव क्वेश्चंस जितने भी आते हैं परीक्षा में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे DSSSB हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, पेपर फर्स्ट हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको आप आराम से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।